नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांठिया AIR-ONDF चैनल पर स्वागत है। आजकल भूमंडलीकरण के दौर में IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का जिस तरह से प्रसार हो रहा है, उसमें एक बात किसी के भी मन में आ सकती है कि वास्तव में इसके मेरिट डिमेरिट कुछ तो होंगे। इसीलिए मैं यह वीडियो बनाने जा रहा हूँ या बना रहा हूँ आपके साथ। आइए थोड़ा सा समझते हैं कि IVF क्या है। और जैसा कि इसका नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं सभी प्रजनन करते हैं। प्रजनन करने के लिए अगर एक कोशिकीय प्राणियों को छोड़ दें, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम आदि आते हैं, जो बहुकोशिकीय प्राणी हैं जिसमें हम लोग भी आते हैं, उसमें एक नर और एक मादा होते हैं, जिनके अंदर अपने ही अनुरूप प्राणियों को पैदा करने के लिए जनन द्रव्य होते हैं। पुरुष के संदर्भ में उसको शुक्राणु कहते हैं, महिला के संदर्भ में उसे अंडाणु या एग कहते हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि इनके बनने में शरीर की रचना है, उसमें 46 गुणसूत्र जिम्मेदार हैं। तो जो पहले के 44 गुणसूत्र हैं, उससे शरीर के विभिन्न अंग बनते हैं। और अंतिम जो गुणसूत्र होता है, जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र है, उसे सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं और उससे लिंग का निर्धारण होता है। अब बात यह आती है कि सामान्य रूप से प्रकृति ने सभी को प्रजनन की क्षमता दिया है और उस प्रजनन की क्षमता के आधार पर लोग संतानोत्पत्ति करते हैं। लेकिन जब मानव ने संस्कृति बनाई और यह निर्धारित किया कि वह एक प्रोसेस और नियम के तहत संतानोत्पत्ति करेगा, तो कई बार यह देखा गया है कि लोग विवाह तो करते हैं लेकिन संतान नहीं पैदा होती है। ऐसे में भारतीय संस्कृति और विश्व की संस्कृति में आपने देखा होगा, खासतौर से भारतीय संस्कृति की अगर मैं बात करूं, तो नियोग एक ऐसा शब्द था जिसमें अगर कोई व्यक्ति के संतानोत्पत्ति नहीं करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, तो नियोग पद्धति के द्वारा, मतलब अदर देन हस्बैंड, कोई व्यक्ति सिर्फ एक बार, मनुस्मृति की अगर हम केवल बात करें, वह उस महिला के साथ रह सकता है और संतानोत्पत्ति का प्रयास कर सकता है। इसका भी और अच्छा तरीका यह निकाला गया कि लेविरेट और सरोगेट मैरिजेस फॉर्म की गई, जिसमें साली विवाह और देवर विवाह कहा गया कि अगर बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं तो साली से विवाह करके, देवर से विवाह करके संतानोत्पत्ति की जा सकती है। लेकिन इन सब में एक बात जो सबसे बड़ी आपके सामने है, वह यह हो सकती है कि पुरुष के शरीर में प्रजनन क्षमता न होने पर पुरुष को पता चल जाता है, लेकिन महिला के संदर्भ में यह बात थोड़ी कठिन जान पड़ती है। और उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि भारतीय समाज हो चाहे विश्व का समाज हो, बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि भारत में महिलाओं की स्थिति खराब रही, जबकि विश्व परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति खासतौर से यूरोपीय और अमेरिकन देश में ज़्यादा खराब रही है। उसमें महिला के साथ एक शब्द बांझ जुड़ गया। अगर कोई भी महिला शादी करके आई है और वो बच्चा नहीं पैदा कर पाई, इस बात को कोई जानने का नहीं प्रयास करता कि वो कमी कहीं पुरुष में तो नहीं है, और सारा तिरस्कार उस महिला को भुगतना पड़ता था। और उससे बचने के लिए नियोग बनाया गया, जो कालांतर में ख़त्म हो गया है। वैसे तो आपको बताऊं कि वर्तमान भारत में अब जो हमारा कानून है, जो IPC था, भारतीय दंड संहिता, उसका जो धारा 497 है, उसको डाइल्यूट कर दिया गया। और डाइल्यूट करने के बाद अब इस बात की खुली छूट दे दी गई कि विवाहित महिला, पहले था कि पति की अनुमति प्राप्त करके वो किसी के साथ रहे, नहीं तो 10 साल की सजा थी उस व्यक्ति को जो विवाहित महिला के साथ रहेगा। लेकिन अब यह समाप्त हो गया है। कोई भी विवाहित महिला किसी पुरुष के साथ रह सकती है और संबंध भी बना सकती है। ऐसी स्थिति में अगर आप सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस में जाकर देखें, तो सिर्फ और सिर्फ सेक्स आनंद का कारण नहीं है। सेक्स पूरी तरीके से प्रजनन का अधिकार क्षेत्र है। और आज भी वह महिला जिसने बच्चा पैदा करने की मशीन जैसा मुहावरा समाज में गढ़ कर अपने को मुक्त किया था कि वह सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए नहीं है,
अंत में विज्ञान के द्वारा भी उसे उसी मकड़ जाल से होकर गुजरना पड़ रहा है, जहां उसे इस बात की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है कि उसके बच्चा नहीं है, वह माँ जैसा शब्द ग्रहण नहीं कर सकी और उसे समाज में उस रूप में नहीं देखा जा रहा है। परंपरागत समाज में तो ऐसी महिलाओं को किसी अच्छे काम में भी नहीं बुलाया जाता है। ऐसी महिलाओं के पास अपने बच्चों को लोग नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वह बच्चा नहीं पैदा कर सकी, जबकि विज्ञान अपना प्रसार कर चुका है और इस बात को प्रसारित कर चुका है कि सिर्फ महिलाएं तो दोषी नहीं होती हैं। ये मैंने छोटी सी जानकारी आपको दिया है हमारी संस्कृति की। आइए थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि जो बच्चे पैदा करने का फर्टिलाइजेशन है, जिसे निषेचन हम कहते हैं, जिसे आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा, फिर भी मैं थोड़ी सी बात निषेचन पे करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि पुरुष गुण का जो प्रजनन के अंग से जो द्रव्य पैदा होता है उसे शुक्राणु कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। इसका जो लंबाई है वह 0.655 mm होती है और पुरुष 1 सेकंड में 1500 स्पर्म पैदा करता है। यह एक पूंछ के साथ केचुए जैसी संरचना होती है, जिसमें आपने देखा होगा एक हेड होता है, एक लंबी सी पूंछ। इसी पूंछ के द्वारा इस शुक्राणु को गति मिलती है और जब प्रजनन की क्रिया के दौरान यह शुक्राणु गर्भ में पहुंचकर अंडे से मिलता है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि किसी भी पुरुष के शरीर में शुक्राणु स्वस्थ स्थिति में 40 मिलियन से लेकर 300 मिलियन होना चाहिए प्रति लीटर, लेकिन अगर इससे कम है, वह 10 मिलियन ही है, तो ऐसा पुरुष भी असमर्थ होता है प्रजनन करने में और प्रजनन में बाधाएं आती हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं के शरीर में अंडा बनता है। यहाँ पर थोड़ी सी बात समझने की आवश्यकता है कि जहाँ पुरुषों में एक निश्चित उम्र के बाद टेस्टिस या वृषण में शुक्राणु बनना शुरू होते हैं, वहाँ महिलाओं में उनके शरीर में 2 ओवरी होते हैं, जिन्हें आप अंडाशय कहते हैं, जहाँ पर अंडे परिपक्व अवस्था में उपस्थित होते हैं। इसीलिए महिलाएं जो हैं देवी का भी दर्जा पाती हैं। और उसके बाद यह ओवरी और गर्भाशय एक ट्यूब से जुड़े होते हैं, जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है, खास तौर से जब लड़की 12 साल, 13 साल, 14 साल की हो जाती है। अब तो खैर प्रदूषण, वातावरण और इस तरह की आधुनिकता बढ़ गई है कि महिलाएं या लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियों के भी मासिक धर्म जल्दी होने लगा। जब मैंने शब्द इस्तेमाल किया मासिक धर्म, जिसे आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, इसमें हर महीने अगर एक बार बाईं तरफ ओवरी से एक अंडा परिपक्व होकर गर्भाशय में आया है, तो अगली महीना दूसरी तरफ से, दाईं तरफ से परिपक्व होकर आएगा। और जब वह ओवरी से फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ गर्भाशय की ओर बढ़ता है, तो मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर एंडोमेट्रियन की एक खूबसूरत सी चादर बिछी रहती है। इस खूबसूरत सी लाल चादर, जो बाद में आप जानते हैं कि खून के रूप में, मासिक धर्म के रूप में चित्रित किया जाता है, और करीब 70 ml रक्त इसमें निकलता है। और वह तब निकलेगा जब ओवरी से होता हुआ, फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ अंडा या एग गर्भाशय में आता है और वहाँ पे उचित समय पर उसको कोई शुक्राणु ना मिले। अगर शुक्राणु मिल जाएगा तो दोनों निषेचित हो जाएंगे। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, निषेचन फिर क्या होता है? जब भी आपको पता होना चाहिए कि जब भी निषेचन की क्रिया होती है तो पुरुष के द्वारा एक बार में करीब 20 से 30 करोड़ शुक्राणु निकाले जाते हैं। अब ये इतनी अधिक मात्रा में शुक्राणु जो निकलते हैं, वो जब महिला के गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं तो सर्विक्स में ही एसिडिटी या अम्लता की वह स्थिति होती है जहाँ पर करोड़ों शुक्राणु तो स्वतः मर जाते हैं। और यह अध्ययन हो चुका है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एक संघर्ष इसमें चलता है। बहुत से शुक्राणु घायल हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, उनकी पूंछ टूट जाती है और इसमें से केवल 10% ही शुक्राणु गर्भाशय में पहुंचते हैं। अब जब गर्भाशय में पहुंचते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है जब यह गर्भाशय में पहुँचें, जहाँ पर एंडोमेट्रियम की बढ़िया सी चादर प्रकृति के द्वारा माँ के गर्भ में हो
और उसी समय परिपक्व अंडा भी गर्भाशय में आया हो। तब होता क्या है, ये जो शुक्राणु पहुँचे हैं अंत में सब लड़ाई झगड़ा करके, ऐसा नहीं है कि सारे करोड़ों पहुँच जाते हैं, कुछ केवल पहुँचते हैं। वो उस परिपक्व अंडा जो कि गर्भाशय में पहुंचा है, और इस बात की भी बहुत महत्ता है कि गर्भाशय में वो अंडा कहाँ है। कभी कभी फैलोपियन ट्यूब में ही जाकर शुक्राणु से निषेचित हो जाते हैं, जहाँ पे बड़ी विधेयक स्थिति हो जाती है और महिला की जान खतरे में पड़ जाती है। कभी कभी फैलोपियन ट्यूब से निकलकर गर्भाशय की दीवार के ऊपरी हिस्से में निषेचन की क्रिया हो सकती है, कभी बीच में, कभी कभी बिल्कुल नीचे हो जाती है, जहाँ पर गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है। होता क्या है इसमें, जब एक परिपक्व अंडा या एग गर्भाशय में पहुंचता है और अगर उसी समय में शुक्राणु पहुंचा है, तो जितने भी शुक्राणु पहुंचते हैं वो उसको हिट करना शुरू करते हैं। अब इसको हिट करने में जो अंडे की दीवार है, जो जेन्यू पिलासिडा की दीवार है, जेन्यू पिलासिडा की दीवार पे टकराते रहते हैं। अचानक उन सभी में से जो भी शुक्राणु उपयुक्त रहता है, उसको जेन्यू पिलासिडा की दीवार खुलती है और खट से उस शुक्राणु को अपने अंदर ले लेती है। अब शुक्राणु अंदर पहुंच गया, कभी कभी 2 शुक्राणु पहुंच जाते हैं, तो आपने उसमें भी ट्विंस की कहानियां पढ़ी होंगी कि मोनोजाइगोटिक डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। वो एक अलग की बात है जो मैं अलग पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। मुद्दा ये होता है कि जब ये शुक्राणु अंदर पहुंचता है, तो आपने ऑस्मोसिस पढ़ा है, परासरण की क्रिया जिसे ऑस्मोसिस कहते हैं, उसमें शुक्राणु का द्रव गाढ़ा होता है। और जैसा कि आपने देखा है, किशमिश जब आप पानी में भिगोते हैं तो पानी का प्रवाह विरल से सघन की ओर होता है, इसीलिए किशमिश फूल जाती हैं। ऐसे ही जो अंडे का द्रव है, जो वह शुक्राणु के द्रव की अपेक्षा विरल होता है, और उस द्रव को शुक्राणु के अंदर वह आत्मसात होता चला जाता है। जब यह द्रव इतना चला जाता है, तो फिर कुछ समय बाद शुक्राणु की झिल्ली जो ऊपर की है वह फट जाती है, और अब शुक्राणु के अंदर का द्रव और अंडे के अंदर का द्रव एक होमोजीनियस ऑर्डर में मिल जाते हैं। और यहीं पर 23 गुणसूत्र पुरुष द्वारा जो लाए गए, 23 गुणसूत्र जो माँ के माध्यम से आए, वो मिलते हैं। और अगर सारी स्थितियां मानक के अनुरूप रहीं, तो ये 46 गुणसूत्र गर्भाशय में एंडोमेट्रियम की उसी जाल के ऊपर चुपचाप निषेचन की क्रिया पूर्ण होने के बाद अपने बढ़ने की क्रिया आरंभ करते हैं। अब उस बढ़ने की क्रिया में क्या होता है कि 5-7 दिन तक ये उसी एंडोमेट्रियम की चादर से अपना पोषण करते हैं। पोषण करने में जो कोशिकाओं को ये उद्दीप्त करते हैं, वही कालांतर में प्लेसेंटा बनती है, जो एक ग्रीक शब्द है। चपटी थैली को प्लेसेंटा कहते हैं, जिसे आप गर्भनाल कहते हैं। अब तो उसका बहुत उपयोग हो गया है स्टेम सेल में, नहीं तो पहले गर्भनाल को निकाल कर फेंक दिया जाता था। अब उसके लिए भी फ्रीज लोग कराते हैं, क्योंकि बहुत सी गंभीर बीमारियों में स्टेम सेल के माध्यम से भी अब इलाज होने लगा है। उसका भी एक अलग वीडियो बनाया जाएगा। अब जब 7-8 दिन बाद वहाँ पे प्लेसेंटा उत्पन्न होता है, तो प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा जैसे ही 7 दिन हो जाएगा तो एक हार्मोन जनरेट करता है, जिसे ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन कहते हैं। मतलब क्या हुआ, HCG। और जब ये पता करना होता है कि महिला ने गर्भ धारण कर लिया कि नहीं, तो वो इसी की जांच कराते हैं। इसके जांच में भी घरेलू जीवन में ये था कि आप अगर चाहें तो नमक, जो यूरिन है गर्भवती महिला के, उसको गर्भ धारण करने के 15 दिन बाद, या ये कहें कि जिस तारीख को उसको मासिक धर्म होना था, वो मासिक धर्म ना हुआ और 14 दिन से ज़्यादा हो गए, तो उसकी यूरिन को नमक के घोल में डालेंगे। तो नमक के घोल में सफ़ेद सफ़ेद छल्ले जैसे अगर पड़ जाएं, तो इसका मतलब वो लड़की गर्भवती हो गई। इसी तरह चीनी का टेस्ट है, चीनी का अगर डालने पर
यूरिन के साथ अगर कोई क्रिया ही ना हो तो इसका मतलब है कि लड़की गर्भवती है। लेकिन अब विज्ञान का युग है। अब विज्ञान के युग में चीनी से टेस्ट करना और नमक से टेस्ट करने के बजाय इसका टेस्ट किया जाता है, और उस टेस्ट में अगर ये हार्मोन उपस्थित मिल रहा है यूरिन में या ब्लड टेस्ट अब ज़्यादा होता है, ब्लड टेस्ट में अगर यह हार्मोन उपलब्ध है जिसे आप ह्यूमन क्रायोनिक गोनेडोट्रोपिन कहते हैं, तो यह मान लिया जाता है कि लड़की गर्भवती हो गई है, और वहाँ से फिर गर्भ की एक क्रिया चलती है। यही क्रिया प्राकृतिक रूप से जब नहीं होती है तो लोग प्रयास करते हैं, और ख़ास तौर से अब जब भूमंडलीकरण, बाजारीकरण का दौर चला है, कि क्यों ना कृत्रिम तरीके से बच्चा पैदा किया जाए। और इस कृत्रिम तरीके से बच्चा पैदा करने की विधि को, वैसे तो आपने देखा होगा कृत्रिम गर्भाधान केंद्र हैं, चाहे बकरी है, चाहे भेड़ है, चाहे ऊँट है, चाहे सुअर है, सभी जगह कृत्रिम गर्भाधान चल रहा है। लेकिन हम मानव हैं और हमने संस्कृति बनाई है, इसलिए इस तरीके से कि हम किसी के लिए कोई पुरुष उपलब्ध कराएं और उससे बच्चा पैदा हो, या किसी के लिए स्त्री उपलब्ध करा दें और वो उससे बच्चा पैदा करे, उस स्थिति के बजाय हमने एक जो टेक्निक बनाई जिसे कहा गया IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है आउटसाइड द बॉडी, क्योंकि इसमें जो निषेचन होता है अंडे और शुक्राणु का वो शरीर के बाहर होता है, और जब भ्रूण बन जाता है तो उस भ्रूण को फिर से माँ के गर्भ में प्रोजेक्ट किया जाता है, इसलिए इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब यह जो मैं आपसे वीडियो बना रहा है या बनाने का प्रयास किया है, वह इसलिए बनाया है कि आपको यह बता सकूं कि इसमें होता क्या है। क्या वास्तव में, जैसा कि आप देख रहे हैं आज का दौर ये चला है कि जो नेचुरल तरीके से चीज़ें हैं, नेचुरल चाहे फल हो, चाहे नेचुरल अनाज हो, चाहे नेचुरल वायु हो, उनका जो शरीर पर असर है, और जो आर्टिफिशियल तरीके से उत्पादन हो रहा है उनका जो प्रभाव है, वह सबके सामने जग जाहिर है। कितनी बीमारियां इस तरह के हाइब्रिडाइज अनाजों से होने लगी हैं, इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में यह समझना आवश्यक है कि IVF, जो कि अभी अपने शैशव काल में है, और लोग यह चाहते हैं कि इसके द्वारा वो माता पिता बनने का गौरव हासिल करें, उन्हें इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। इसमें होता क्या है, IVF में होता क्या है। आपको जब आप जाएंगे कि हमारे बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, हमने बहुत प्रयास भी किए हैं लेकिन बच्चे नहीं, तो आपके जनन द्रव्यों का टेस्ट होगा। आपके महिला है तो महिला के एक्स का स्टडी होगी, जांच होगी। पुरुष है तो उसके स्पर्म की जांच होगी। और जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर दोनों लोग बच्चा पैदा करने में सक्षम हैं तभी IVF की तरफ आप बढ़ेंगे। वो भी अब स्थिति आ गई है कि दोनों चाहें तो उनकी मर्जी से किसी दूसरे का एग लेकर भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है, दूसरे का स्पर्म लेकर भी फर्टिलाइज कराकर किया जा सकता है। पूरी तरीके से शरीर को भावनाओं से ज़्यादा मशीन बनाने की तरफ अग्रसर जो किया गया है वह इसलिए मान्य है क्योंकि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी। अब इसमें होता क्या है, इसमें जब महिला और पुरुष के पास स्पर्म और ओवा बनने की ताकत है या उसमें, तो IVF की प्रक्रिया शुरू होती है। IVF की प्रक्रिया में सबसे पहले चूँकि प्राकृतिक रूप से महिला को हर महीने एक अंडा उत्सर्ग होता है, तो दवाओं को खिलाकर, कंट्रासेप्टिव्स को देकर सबसे पहले तो अंडे को बाहर निकलने से रोका जाता है। अब यहीं समझिएगा कि एक नेचुरल प्रोसेस को पहले रोका जा रहा है। ठीक है, उसी तरह जैसे बहती हुई नदी को रोककर बांध बनाया जाता है ताकि उसका बेहतर उपयोग किया जा सके, उसी बांध की तरह महिला के ओवरी में ही उस अंडे को जो मेच्योर होकर बाहर आता उसे रोका जाता है कंट्रासेप्टिव्स खिलाकर। और इस आधार पर उस महिला के अंदर 2-4 अंडे अंदर ही परिपक्व किए जाते हैं, मेच्योर किए जाते हैं, क्योंकि हर महीने एक ही अंडा बाहर आएगा और IVF में कम से कम 3 बार 3 अंडे चाहिए ही चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उन अंडों को, या
जब वो आईवीएफ का प्रोसेस होगा तो जब 3-4 अंडे होंगे तो उसमें जो सबसे अच्छा होगा, कहा भी गया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता, तो उस अंडे के लिए भी वो कंट्रासेप्टिव लगातार खिलाए जाते हैं और फिर अंडा मैच्योर किया जाता है। अब इस अंडे को मैच्योर करने के बाद महिला के शरीर से उन अंडों को प्रोड्यूस करने के लिए उसे एक हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है जिसे कहते हैं गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन। अब इस इंजेक्शन का दुष्प्रभाव भी ये होता है कि महिलाएं, और ये 1-2 इंजेक्शन नहीं दिए जाते हैं, पूरे साइकिल में जब उसे बच्चे पैदा होने हैं तो इतने इंजेक्शन उसके शरीर में दे दिए जाते हैं कि उसे उल्टी आने की संभावना रहती है, उसका सिर घूमता, उसका शरीर का वजन घूम जाता है, शरीर का वेट बढ़ जाता है, उसे कई तरीके की समस्याएं हो जाती हैं, उसे इचिंग हो सकता है, हो जाए, उसका शरीर बहुत फैल जाए, ऐसी बहुत सी समस्याएं उसके शरीर में पैदा हो जाती हैं। लेकिन अब माँ बनना है। अब यहीं पर ये बात समझना है कि एक तरफ जिस महिला ने अपने जीवन में मशीन की तरह बच्चा पैदा करने की मकड़जाल से अपने को छुट्टी दिलाई थी, वही महिला अब एक तरह से क्रूरता की ओर बढ़ रही है। और ये क्रूरता इसलिए नहीं कहलाती है क्योंकि उसने अपने मन से फॉर्म पर साइन किया है, उसके पति ने साइन किया कि हम लोग माँ बाप बनना चाहते हैं, इसलिए इसे क्रूरता में नहीं देखा जाता है। अब ऐसी स्थिति में जब वह गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन लेती है तो इसमें 2 तरीके के हार्मोन्स होते हैं इस इंजेक्शन में। एक को कहते हैं FSH, फॉलिक्यूलर स्टिमुलाइजिंग हार्मोन, जो अंडे को स्टिमुलेट करेंगे। और जब इस अंडे को स्टिमुलेट करना इसलिए है क्योंकि भाई अंडा हमें अच्छा चाहिए, तभी हम फर्टिलाइज करवा पाएंगे। और दूसरा जो हार्मोन होता है उसे कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम ये है कि वह गर्भाशय में विकास के लिए वातावरण पैदा करता है। वातावरण क्या पैदा करेगा? वह जब इंजेक्शन अंदर लग जाएगा तो वह गर्भाशय में कार्पस ल्यूटियम को उत्तेजित करेगा। कार्पस ल्यूटियम जब उत्तेजित होगा तो प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन बढ़ेगा। जब प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन बढ़ेगा तब शरीर में वह माहौल तैयार होगा जिससे बच्चा पैदा हो। अब ऐसी स्थिति में यह इंजेक्शन वैरी करता है, कोई 10 इंजेक्शन पे ही उसका काम हो जाता है, किसी का 12 पे, किसी का ज़्यादा पे। अब इस इंजेक्शन को लगवाने के बाद जब ओवा फल इस तरह से मैच्योर तैयार हो जाता है तब उस ओवा को पुरुष जो कि पति है उसका स्पर्म लेकर बाहर ही पेट्री डिस्क में उसको फर्टिलाइज कराया जाता है। और फर्टिलाइज कराने के बाद जब वह सही ढंग से फर्टिलाइज हो जाएगा, क्योंकि 3-4 अंडे निकाले जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, प्रयोग में संभावना होती है कि अंडा और स्पर्म ढंग से ना मिल सके, तो ऐसे 3-4 जो मैच्योर एग निकाले गए हैं उसमें से एक अगर फर्टिलाइज ठीक से हो गया है तो जब वह फर्टिलाइज होकर एम्ब्रियो बनता है, मतलब कम से कम 4 हफ्ते का हो जाएगा, तब उस भ्रूण को गर्भाशय में प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, जहां पर फिर से कई हार्मोनल थेरेपी के द्वारा बच्चा डेवलप होता है। कई बार चांसेस होते हैं कि यह नहीं हो पाता है, फिर दोबारा वही प्रक्रिया होती है। महत्तम 3 बार एक महिला अपने ही एग और स्पर्म के साथ बच्चा पैदा करने का प्रयास कर सकती है। उसके बाद भी अगर ये सफल नहीं हो रहा है तो उसकी सहमति से किसी दूसरे के स्पर्म और एग से यह क्रिया करी जाती है। हो सकता है बाजारीकरण के दौर में इस बात की भी संभावना है कि जो स्पर्म और एग प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं वो कोई टैग तो लग नहीं रहा है कि किसका स्पर्म किसका एग। बाजारीकरण में कंपनियां जिस तरह से ये टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर खुल गए, वह किराए के स्पर्म और ओवा से इस तरह का काम कर रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये कैसे पता चले कि वह स्पर्म मेरा ही है, वह एग हमारा ही है। और ऐसी स्थिति में जो मैं
या वीडियो बना रहा हूँ वह इसलिए बना रहा हूँ कि एक तो महिला को फिर से इस द्वंद्व में फंसना पड़ रहा है, मकड़ जाल में, कि उसे माँ बनना ज़रूरी है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक प्राकृतिक तरीके से एक अंडा अपने महीने में निकला, एक स्पर्म वहाँ पहुँचा और प्राकृतिक तरीके से वह बच्चा पैदा हुआ। वह प्राकृतिक बच्चा एक इस तरह से आर्टिफिशियल तरीके से फर्टिलाइज किए हुए अंडे और से पैदा हो, दोनों में निश्चित रूप से कोई अंतर होगा। जब आज यह स्थापित हो चुका है कि हाइब्रिडाइज्ड भोजन कैसे होते हैं, आप इसको समझ सकते हैं। देसी मुर्गा आपने देखा होगा, ब्रॉयलर देखा होगा, क्या दोनों में अंतर नहीं है? ऐसे ही जो बच्चा प्राकृतिक रूप से पैदा हो रहा है और जो बच्चा कृत्रिम तरीके से गर्भाधान करके पैदा कराया जा रहा है, निश्चित रूप से आज तो उसके बारे में बहुत नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसमें बहुत सी कमियां हो सकती हैं। वह मनोवैज्ञानिक स्तर पर, केमिकल के रिएक्शन के स्तर पर, इमोशनल लेवल पर बहुत भिन्न स्थितियां प्रदर्शित कर सकता है, जिस पर बहुत ही गंभीर नज़र रखने की आवश्यकता है। और इसीलिए आप सोचिए कि एक बार में निकले हुए करोड़ों स्पर्म जब स्पर्धा करके योग्यतम की उत्तरजीविता को सिद्ध करते हुए गर्भाशय में किसी ओवा से मिलते हैं, तो वह अपनी शक्ति के प्रदर्शन के बाद एक ओवा से मिल रहे हैं, तो वह नेचुरल ताकत उस बच्चे के पैदा होने में दूसरा असर डालती है। और एक इलेक्ट्रिफिकेशन के द्वारा दी गई ताकत और बाह्य तरीके से एक चिमटी से उठाकर किसी ओवा के साथ रख दिया जाए ना, उसमें प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन कहीं नहीं है। चाहे जिस स्पर्म को आप फर्टिलाइज करा दीजिए ओवा के साथ, वहाँ पर प्रकृति का वह अधिकार खत्म हो गया कि वह सुनिश्चित करे कि इस ओवा के साथ कोई स्पर्म इस योग्य है भी या नहीं है। और अगर नहीं है तो आपने देखा होगा कि कई बार मैटिंग होने के बाद भी बच्चा नहीं होता, क्योंकि प्रकृति ने यह समझ लिया कि इस अंडे के साथ इस स्पर्म का मिलना ठीक नहीं है। और ऐसी स्थिति में वह प्राकृतिक जो बच्चा पैदा होता है और इस तरह से IVF के द्वारा जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनमें बहुत गंभीर निश्चित रूप से आने वाले समय में अंतर दिखाई देगा। अब ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है? ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आयुर्वेद, होम्योपैथ की तरफ झुकिए, जहाँ पर नेचुरल तरीके से ऐसी मेडिसिन्स उपलब्ध हैं जिन मेडिसिन्स से बच्चा आसानी से पैदा हो सकता है। मैंने स्वयं अब तक 6 ऐसे दंपत्ति हैं जिनके काफ़ी समय से बच्चे नहीं हो रहे थे और होम्योपैथ के द्वारा उनके बच्चे पैदा हुए। हाँ, चूँकि आपको गंभीरतापूर्वक संयम रखना होगा और जो कहा जा रहा है उसका पालन करना होगा, तो हो सकता है कि आप नेचुरल तरीके से बच्चे पैदा कर सकें। किसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारा फायदा है तो नुकसान भी तो हो रहा है मानव जाति को। ठीक उसी तरह से अगर मानव जाति को बढ़ाने के लिए हम कृत्रिम बच्चे पैदा करेंगे तो कृत्रिम बच्चों का बिहेवियर कृत्रिम होगा, आर्टिफिशियल होगा, और ऐसे बच्चों के साथ वह प्राकृतिक संस्कृति कहीं ना कहीं बाधित होगी। क्योंकि आप देखते होंगे कि जो मुर्गा जैसा प्राकृतिक मुर्गा है और कृत्रिम मुर्गा जिसे ब्रॉयलर कहते हैं वो अलग है, खच्चर अलग है, जो घोड़े कृत्रिम गर्भाधान से पैदा हो रहे हैं, ताकत में ये सब ज़्यादा हैं, लेकिन उस कार्य में और जो सामान्य लक्षण है उसमें वो उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। और इसी को आप समझ पाएँ इसलिए मैंने ये IVF का वीडियो बनाया है। आप इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पर गंभीरतापूर्वक सोचें और उससे पहले आप होम्योपैथी, आयुर्वेदी की तरफ झुकें, यहाँ पर प्राकृतिक रूप से आप गर्भाधान की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक है उसकी सुंदरता अलग है। प्लास्टिक का गुलाब का फूल और बाग में खिला नेचुरल गुलाब का फूल, दोनों में अंतर है। इस अंतर को अगर आप समझ जाएंगे तो आप IVF को समझ जाएंगे और आप कभी भी इस तरह की क्रियाओं में आगे बढ़ने से पहले 10 बार सोचेंगे। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं, ताकि मैं और बेहतर इस पर आपसे बात कर सकूं, क्योंकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन आपको जागरूक बनाना चाहता है। मैं आलोक चांटिया आपके साथ इसीलिए जुड़ता हूं ताकि हर बार किसी अच्छे मुद्दे पर आपके साथ
विमर्श रखूं और उस विमर्श से अच्छे समाज का निर्माण करूं। अगर आपको आईवीएफ की इन मेरिट डिमेरिट से कोई बात अच्छी लगी तो इसे दूर तक ले जाइए, ताकि हम भारत के लोग जागरूक बने और अच्छे भारत का निर्माण करें। नमस्कार।